अच्छा जी। आज का जो टॉपिक है दैट इज रेगुलराइजेशन। लास्ट जो हमने किया था, अभी तक जो हम कर चुके हैं, सो वो हमारे पास है। आपने लीनियर रिग्रेशन कर लिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर लिया। अच्छा जी। तो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हमें पता है कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। डिसीजन बाउंड्री आपने देख लिया है कि डिसीजन बाउंड्री जो है वो कैसे बनती है। और अब हम जाएंगे थोड़ा सा और आगे, और एक और टॉपिक है जिसे कहते हैं रेगुलराइजेशन। और रेगुलराइजेशन हम पढ़ेंगे फॉर रिग्रेशन मॉडल्स जो आपने पढ़े। सो इसमें हम पढ़ेंगे रिज रिग्रेशन एंड लैसो रिग्रेशन, शायद आपने नाम सुना। तो ये रेगुलराइजेशन होता क्या है, वील कम टू इट, बट बिफोर के रेगुलराइजेशन क्यों करते हैं उसके लिए थोड़ी सी कुछ बेस बनाते हैं। ठीक है जी। सो वील स्टार्ट विद ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। ओवरफिटिंग आपको जो है ना, ओवरफिटिंग का सामना करना पड़ेगा in many machine learning problems. If you're dealing with some problems जिसमें you have a large data set or there are many features involved, तो overfitting उसमें आएगी। When we say overfitting, so overfitting क्या है कि आपके पास, for example, if you have some data, let's say data set something like this, for example. So आपके पास क्या होता है कि जब इस पे आप लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है दोनों को पास ऑन करके। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि दिस लुक्स फाइन एंड हियर इफ आई से व्हाट विल बी द कॉस्ट, सो द कॉस्ट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ऐसे ही होगा बिकॉज आपके पास हर पॉइंट से मींस कि दिस इज योर एच ऑफ थीटा। ठीक है जी। एंड दीज सैंपल्स, ठीक है जी, ये आपके पास है। सो फॉर एनी अदर एक्स जो एग्जैक्टली यही है जो इस ट्रेनिंग सेट का था, इस एक्स पे आप देखेंगे, सो यू विल सी कि जो वाई प्राइम है, वाई प्राइम विल बी इक्वल टू वाई। ऐसा है। ठीक है जी। सो आप कहते हैं कि दिस इज नॉट अ, this looks fine at the moment, but what if we have more data set, more data set comes in, मतलब आपको इसको बाहर की दुनिया का नहीं पता, you deploy it outside somewhere, और वहां पे आप इसको डिप्लॉय करते हैं and the training data set looks like this। दो और डेटा सेट्स आ जाते हैं, x की वैल्यूज x ये और x ये। ठीक है, ये इनपुट्स आ गए। सो अब आप देखेंगे कि आपके पास दिस इज y प्राइम या हाइपोथेसिस एंड दिस इज, ये पता नहीं कहाँ जाके, तो आप देखेंगे कि द डिफरेंस इज टू मच नाउ। और आपके पास हो क्या रहा है कि नया जो आपके पास डेटा आ रहा है, सो आपका मॉडल उस पर बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आपका जो, अगर हम देखेंगे जो कॉस्ट होगी इन ऑन दिस दीज टू, इट वाज ऑफ जीरो, और अब आपकी ये कॉस्ट काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ओवरफिटिंग। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स कि ओवरफिटिंग क्या होती है। यहाँ से आपको बड़ा बहुत अच्छी उसकी समझ आ जाएगी। In this slide, this is the example of linear regression. In linear regression, आपके पास, if we say कि we have data sets, data set which looks, which plots like जो आपको नजर आ रहा है, तीनों को ये प्लॉट किया हुआ है, सेम ही डेटा सेट, लेकिन हम डिफरेंट इस पे वो देख रहे हैं सिनेरियोस। आपने लीनियर मॉडल चूज किया, so आपके पास जो हाइपोथेसिस थी that is equal to theta naught plus theta 1x. So if you draw a line on it, हाइपोथेसिस आप ड्रॉ करते हैं, so you see कि आपके पास जो है ये मैपिंग जो हो रही है, मैपिंग is not good if the new data comes in. Yeah, for example, if I ask you कि नया डेटा जो है for x and the system doesn't know it, आपका मशीन उस पर ट्रेंड नहीं है, and that data comes in यहाँ पे, so it will output the value somewhere here, लेकिन in fact उसको यहाँ पे होना चाहिए। जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है, पैटर्न कुछ यूं जा रहा है।
सो इसको आप कहते हैं कि योर मॉडल इज अंडरफिट, और अंडरफिट भी कहते हैं, इसको कहते हैं कि हियर वी हैव अ हाई बायस। आई कम टू इट, के बायस का क्या मतलब। सो हाई बायस, अंडरफिट, ठीक है जी। सो वट एवर यू वांट टू कॉल इट, क्योंकि इसमें हमारे पास नए जो सैंपल्स आ रहे हैं उसमें हमें एरर मिल रहा है, ठीक है जी। पहले भी मिल रहा था, इसमें भी एरर्स है ना, ये पॉइंट कितना दूर है, ये कितना दूर है, ये कितना दूर है, ईच पॉइंट आप इस लाइन से कितना दूर है। सो ये आपके पास यू कॉल इट के द एरर वाज previously there, your cost was not too much reduced, ठीक है जी। एंड ऑल्सो हमारे पास जब हम हमारे पास नए सैंपल्स आए उसमें भी एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो भी इस मॉडल में फिट इन नहीं हो रहे। सो दिस थिंग इज कॉल्ड अंडरफिट, या the phenomena is also called कि if you look at it here, so it has a high bias, ऐसे कैसे। Then if you go to, if you have a hypothesis जिसमें आपने quadratic function use किया, so you can, you go to, इधर से हमें पता लग रहा है कि इसकी शक्ल quadratic से मिलती जुलती है, ठीक है जी। we can apply it for to up till certain level, obviously, because इसने जाके फिर decrease हो जाना है, but for your samples somehow if you go to second order, so वो तकरीबन तकरीबन ठीक है, कॉस्ट कम है, ये वाला थोड़ा सा कुछ को इसने पास किया हुआ है, कुछ को नहीं किया हुआ है, कुछ सैंपल्स करीब हैं हाइपोथेसिस के। सो यू से कि आपके पास इसमें जो आपके पास कॉस्ट होगा वो कम होगा, बट नॉट इक्वल टू जीरो, बट स्टिल इट गिव्स अ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। सो व्हाट यू डू, यू फर्दर इंक्रीज, आपके असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन है कि इफ यू इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, so what will happen? So if we increase the order of polynomial here, we have reached till order 4, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास फीचर है x, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 रेज़ टू पावर 4, और आपने क्या किया, आपके पास ये हाइपोथेसिस की इक्वेशन है। सो यू विल सी कि आपके पास this here, this line, this is the hypothesis. It passes on the all samples that you have got. So this is going to give you the cost function, या उसकी जो वैल्यू आएगी कॉस्ट की, ठीक है जी। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली जीरो आएगा या ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो आएगा, बिकॉज यू सी हियर के everything is looks fine in terms of your hypothesis crossing the samples that you have got. But here we have a problem. ये ओवरफिटिंग जो है इसमें आपके पास ये होगा कि आपको दिखेगा बड़ा अच्छा, आप कहेंगे कॉस्ट कम हो गया, बिकॉज आप तो ग्राफिकली फॉर एग्जांपल चीज़ों को नहीं देख रहे हैं और आप इसको जस्ट वो मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं। सो जब आप देखेंगे कि कॉस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो है, अब जीरो के करीब है, तो आप कहेंगे मेरा सिस्टम मॉडल ट्रेन हो गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है। But in fact, when you will have new values coming in, because hypothesis generate हो गई और ये x की वही वैल्यू आएगी, तो आप देखेंगे कि it will give you a very bad result then. वो कैसे, मतलब हर चीज फिट है तो हाँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं मैं बता ठीक है जी। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसी को कि हमें चीजें क्लियर हो जाए। हाँ, कैसा है डेटा सेट, ये है फॉर एग्जांपल, देन हियर and here, for example, something like this, ठीक है जी। मॉडल ट्रेन हुआ, अब हम कहते हैं ना कि हमारे पास जितने हायर ऑर्डर की तरफ हम जाते हैं, और वेट्स को हम कहते हैं कि वो उसको उसकी भी कुछ वैल्यूज आएंगी, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड 4। सो एक थीटा नॉट इज योर वाई इंटरसेप्ट, सो वो बताएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो स्टार्ट हमें पता लग गया, फॉर एग्जांपल इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर समवेयर, और आपके पास एक ही फीचर है जिसे कहते हैं x, और उसकी बेस पे आपको इधर मिल रहा है y, ठीक है जी। सो आपके पास x था पहले से, उसके अक्रॉस y, तो आपने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया, सेम फॉर ऑल, ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि आपने फॉर एग्जांपल दिस वाज द थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ थी, तो y इंटरसेप्ट ये होगा।
सो आप ये स्टार्ट हुआ और इतना वो है, हम कहते हैं कि जितना हमारे पास हायर ऑर्डर होता है तो आपके पास वेरिएशंस जो होती है ना उस वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपके पास ये वेरिएशंस यूं आई, फिर यूं फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। ये आपकी जो है, दिस इज द दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग एच थीटा ऑफ एक्स, और एच थीटा ऑफ एक्स में आपके पास थीटा नॉट प्लस थीटा वन, एक्स प्लस थीटा टू, एक्स स्क्वायर प्लस थीटा थ्री, एक्स क्यूब प्लस थीटा फोर, एक्स फोर, फॉर एग्जाम्पल यहां तक आप गए हैं। इसमें मॉडल ट्रेन हो गया फॉर ऑल द थीटास दैट यू हैव डिस्कवर्ड कि ये क्या ही है आपके पास, इसमें आपके पास ये हो गया मेड दिस लाइन। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई गॉट सम वैल्यू which comes here somewhere x की, ठीक है जी। तो क्या होगा कि इफ आई लुक एट इट, तो मैं अपने मॉडल को कहूंगा y प्रिडिक्ट करो, तो वो मुझे बता देगा कि अगर x की वैल्यू ये हो तो y की वैल्यू ये होगी। सेम गोज फॉर दिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल इट शुड बी हियर समवेयर, ठीक है जी। फॉर दिस पॉइंट हियर, फॉर दिस पॉइंट, वो मुझे ये बताएगा y की वैल्यू अक्रॉस। अब अगर हम देखें, सो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन। इस पे होना चाहिए कि मेरे पास जो है वो वैल्यू कुछ यहां पे आए, जो इसके उससे पता लग रहा है, शेप से पता लग रहा है कि अगर ये आपके पास बेस्ट फिट होगा तो इसकी शक्ल यूं होनी चाहिए। तो हम जो है अपने बेस्ट फिट मॉडल से कितना दूर है, ये पॉइंट इधर होना चाहिए, ये इधर आ रहा है आंसर। आप उसको इस पॉइंट का बताओगे कि इस ये x की वैल्यू जब ये थी, बताओ y क्या था, तो वो आपकी तो हाइपोथेसिस ये है, वो आपको y की ये वैल्यू बताएगा, बट इन फैक्ट इट शुड बी समवेयर हियर बाय लुकिंग एट इट। एंड सेम गोज फॉर द हायर ऑर्डर वैल्यूज, फॉर एग्जांपल ये आगे यूं जाता है, ये जो है कुछ वैल्यूज इधर आ रही है इस तरह, और आप जो है x की वैल्यू ये बताते हो, आपको टॉप पे की वैल्यू बताता है। सो आप देख रहे हैं कि हमें हमारा मॉडल तो फिट बड़ा अच्छा हो गया है, परफेक्टली हर जगह पे आ रहा है, कॉस्ट इसने बड़ा कम दे दी है, हमने कहा ये हमारा मॉडल है, बस यही जो पैरामीटर्स की वैल्यू हमने फाइंड की यही हमारी अच्छी वैल्यूज है। बट इनफैक्ट हो रहा क्या है, वो ये कि जब इसको नए वैल्यूज मिलते हैं, नई कोई वैल्यूज के लिए आप आउटपुट या उसको कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो वो प्रिडिक्शन ठीक नहीं हो रही है, और उस प्रिडिक्शन की जो है आपके पास हम कह सकते हैं कि उसमें एरर्स काफी ज्यादा एरर्स आ रहे हैं। सो इस चीज से इसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। सो इफ यू हैव टू मेनी फीचर्स, हम ये कह रहे हैं कि एक्स, आप देखोगे एक फीचर है और यहाँ पे आप कह रहे हो कि टू मेनी फीचर्स, तो एक्स अगर उसको हम स्क्वायर कर लेते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको एक हमने किया भी था, कौन सा टॉपिक था जिसमें हमने कहा था कि x अगर एक फीचर है तो मैं इससे मल्टीपल फीचर्स बना सकता हूँ बाय स्क्वायरिंग इट, बाय क्यूबिंग इट, व्हाटएवर आई वांट, ठीक है जी। सो मैं इसको x स्क्वायर को एक और फीचर कह रहा हूँ, x क्यूब को एक और फीचर कह रहा हूँ। सो आई हैव दिस, सो नाउ हियर वी हैव this problem के if you have too many features, the learned hypothesis may fit the training data या training set very well, और cost की value exactly आपको या almost equal to zero आ जाएगी, but it will fail to generalize to new examples, ठीक है जी। नए examples पे ये बड़ा बुरा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो नहीं, ओवरफिट को हम कहते हैं हाई वेरिएंस, हाँ उस हाई बायस, हाई वेरिएंस, ठीक है। आई विल कम टू इट कि ये होता क्या है, विल एक्सप्लेन इट। द सेम, लेट्स लुक एट इट कि ये आपके पास ये जो प्रॉब्लम है ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कैसे दिखेगा, ठीक है। सो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम डिसीजन बाउंड्री की तरफ जाते हैं। सो इन दैट वी हैव, for example, this kind of a data set, and you draw a linear, you say that your model is linear, you're restricted there. So उसमें आपके पास you draw this straight line here. और आप कहते हैं कि इससे लेफ्ट तरफ वाले जो है ये एक टाइप के हैं, एक क्लास है, on the right side another class. So
if you look at it, so we have some of the x's are on the right side. ठीक है जी. So इसने ये जो लाइन वो की इसने ठीक नहीं की. The line should be quadratic. So इसको इस केस में भी ये आपके पास अंडरफिट मॉडल होता है. मैक्सिमम जब आपके पास बाउंड्री के अंदर हो, क्लासेस को मैक्सिमम आप अच्छा वो कर लो, डिफाइन कर लो, तो उसको जस्ट राइट कहते हैं. एंड इन केस इफ यू गो टू हायर ऑर्डर, और इसमें जी क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज इन logistic regression, you have a sigmoid function, if you remember, right? ठीक है जी. So this is representing 1 divided by 1 plus e raised to the power this thing, g can brackets. So if you have it like this, so obviously you will get some boundary which should look like this. और boundary आपको define करना आता है कि keep these equals to 0, और उसके बाद ये boundary आप draw कर सकते हैं. So in here, this one is high variance, the overfit one, and this one underfit one, where this is high bias. ठीक है. So we'll see कि ये होते क्या हैं. So uh, addressing overfitting. So when we have more features and small training data, then we may face overfitting. ठीक है जी. आपके पास फीचर्स काफी ज्यादा हो जाए, डेटा सेट बहुत कम है, सो आपको शायद ये ओवरफिटिंग फेस करना पड़ जाए. फॉर एग्जांपल हमारे पास वो घर की जो एग्जांपल थी, हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत से ऐसे फीचर्स जो गैर जरूरी फीचर्स हैं, उनका वेट भी आ रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल वी से कि इफ वी हैव थीटा नॉट प्लस थीटा 1 x1, ये एक फीचर हो गया. थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट. इफ आई लुक एट इट हियर, सो इसमें मुझे लग रहा है कि फीचर्स हैं और ये बहुत ज्यादा होंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये जो x2 है, ये फीचर रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका घर है उसके सामने कोई पानी का फिल्टर है या नहीं है. ठीक है जी. सो इसकी वेटेज जो होगी वो आपके पास क्या है, वो उसकी वेटेज कम होनी चाहिए. वो प्राइस पे इतना, जो इधर y है ये प्राइस है आपके पास, प्राइस पे इसका असर जो है वो बहुत कम होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोग इसको देखते ही नहीं. जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, अगर आप इसको भी सेम वेट दे रहे हैं और इसको भी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल x3 जो है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द हाउस, कि घर कितना बड़ा है, और अगर आप उसकी वेटेज और इसकी वेटेज को सेम रख रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोक्सीमेशन. आप कर रहे हैं. ठीक है जी. Alright. Alright, next let's move to some, before we go to regularization. So let's see ke, what you should do with the data set that you have, और उसको शुरू में यूज कैसे करना है. So उसके यूजेज के लिए we have some rules, but वो हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे होगा. लेकिन अभी रेगुलराइजेशन को समझने के लिए simple जो rules हैं, we'll follow that. The first one is कि if you have a training set, तो उसको स्प्लिट कर दें, या आपके पास एक डेटा है, डेटा को स्प्लिट कर दें दो चीजों में. नंबर 1 द ट्रेनिंग डेटा, नंबर 2 द टेस्ट डेटा. ठीक है जी. आपके पास you are working on a data, it has for example let's say 10 samples, just example, या 9 कर ले तो समझने में आसान. 9. ठीक है जी. 9 आपके पास इंस्टेंसेस हैं या सैंपल्स हैं. ठीक है जी. तो आपके पास इसमें जो भी है x1 x2 y फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस. सो आप क्या करें कि इसमें जो 2/3 है, टोटल 9 है, टोटल 9 है अगर, ठीक है जी, टोटल 9 है, तो इसका आप ऐसे करें कि 2/3 2/3 इसका कितना हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, राइट. ठीक है जी. 6 को आप ले लें और उसको यूज कर लें एज योर ट्रेनिंग डेटा, जिससे हमने मॉडल को ट्रेन करना है. और फिर
बाकी जो रह गए 1/3 जो हो जाएंगे इस केस में 3, तो वो आप ले लें और उसको कहें आप कि टेस्ट डेटा। दोनों में फर्क क्या है? ट्रेनिंग डेटा इज द डेटा दैट आई नो एंड द मशीन नोज एज वेल, क्योंकि मशीन उस पर ट्रेन हो रहा है, राइट? टेस्टिंग डेटा जो है, टेस्ट डेटा जिसे कह रहे हैं, टेस्ट डेटा आई नो अबाउट इट, आई नो द एक्सेस एंड वाइज, बट मशीन डजंट नो अबाउट इट। मैं मशीन को वो इनपुट्स दे रहा हूं और मशीन मुझे उसकी बेस पे जो यहाँ पे ट्रेन हुआ है, इन 6 सैंपल्स पे जो वो ट्रेन हुआ है, इसकी बेस पे मुझे वो आउटपुट दे रहा है, कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है, और मैं चेक कर रहा हूँ अपने आंसर्स के साथ। मुझे तो आंसर्स पता है डेटा सेट में, तो मैं वो देख पा रहा हूँ कि क्या वो मुझे सही आंसर्स दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ओवरफिटिंग को अगर आपने चेक करना है तो अपने डेटा सेट को आपने जो है ना उसको दो हिस्सों में डिवाइड करें। आप डायरेक्ट डिप्लॉय ना करें, जहां पे आपने डिप्लॉय करना है उसे आप पहले उसको ट्रेन करें, फिर टेस्ट डेटा पे टेस्ट करें कि वो सही परफॉर्म कर रहा है अब कि नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो आपने जो उसको ट्रेन करना हो वो आपने उसको ट्रेन कर दिया, लेकिन वो जिस तरह भी हमने अभी बात की पिछली, कि वो ओवरफिटिंग की वजह से वो आपको वो कॉस्ट की वैल्यू बिल्कुल उसने जीरो पे ले आया और पैरामीटर्स को ट्यून कर दिया, लेकिन देयर इज एन इशू, और वो इशू ये है कि वो आपको ओवरफिटिंग की तरफ गए, वो आंसर्स ठीक नहीं दे रहा। So always the best practice would be to have a test data. तो आपने एक एग्जांपल देखी डॉग की और कैट की, तो उसमें कैसे फिट करेंगे इस चीज को कि उसमें हमें वो ईयर्स की भी शेप दिखाई थी कि अगर हम अपने डेटा को उसको सेट इस तरह ट्रेन कर लेते हैं तो वो हम उसको और कोई फीचर्स दिखाते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं कुछ। हाँ, नहीं तो उसमें तो ये है कि उसमें तो हमने दो ही फीचर्स लिए हुए थे। उसमें आप हाँ, उसमें हमने ये एग्जाम वो किया हुआ था, ये प्रैक्टिस उसमें की थी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा की बात कर रही हैं कि ओवरफिटिंग की बात? किस तरह से उसको दोनों चीजों को कैसे कम्युनिकेट हाँ करेंगे? देखें, उसको आपने ऐसे करना है ना, जो आपके पास डेटा था सारा, तस्वीरें थी ना बेसिकली, ठीक है? आपने क्या किया, आपको पता था कि आ, आपने दो फीचर्स रखे x1 और x2, और उसकी बेस पे y आपने कहा कि कैट है या डॉग है। कैट को आप कह रहे हैं 1, अगर कैट नहीं है तो इसका मतलब है कि 0, तो 0 को आप कह रहे हैं कि वो डॉग है। आपने वो फीचर्स रखे हुए, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं होगा, तस्वीर से कुछ, अगर वो तस्वीर है तो पिक्सल की कुछ वैल्यूज होंगी जिसकी बेस पे वो डिसीजन। आपने कहा कि x1 जो है इसकी वैल्यू अगर ये है, x2 की ये है, तो ये कैट है, ठीक है जी। फिर आपने बताया, तो आपने क्या किया कि जितना वो डेटा सेट है, ये आपको पता है कि ये कैट की तस्वीर है, इसकी इसकी पिक्सल की वैल्यूज ये है, ये कैट की तस्वीर है, इसकी एक और पिक्सल वैल्यू जो उसके, फॉर एग्जांपल ये अगर नोज के रिलेटेड पिक्सल वैल्यूज है, और ये जो है ये उसके फॉर एग्जांपल ईयर्स के रिलेटेड है, तो आप वो कहें कि ये कैट है, ठीक है जी। आपने किया, उसको बताया, आप अच्छा इधर थोड़ी पिक्सल जो ये वैल्यू है चेंज हुई, ये चेंज हुई, स्टिल वो कैट है, ये फिर वैल्यूज बहुत ही चेंज हुई तो वो डॉग है। फिर आपके पास 1 1 0 0, ठीक है, कुछ वैल्यूज है, आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, डेटा सेट आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें जो एल्गोरिथम है वो इससे डिफरेंट है, वो मतलब ऑब्वियसली वी डील इट विद डीप न्यूरल नेटवर्क से, न्यूरल नेटवर्क्स के एल्गोरिथम्स को यूज करके करते हैं। सो लेकिन समझाने के पर्पज के लिए आपने क्या किया कि ये सारे हो गए, इसमें आपने सबसे पहले क्या किया, उधर रूल लिखा हुआ है कि मस्ट बी रैंडम, आपने इस पे लगाया एक फंक्शन, कोड जब कर रहे हैं इसको रैंडम कर दिया, कुछ वैल्यूज ऊपर आ गई, कुछ नीचे आ गई, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आपने क्या किया कि आपने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल ये टोटल आपके पास जो तस्वीरें हैं जिससे वैल्यूज ली गई हैं, सो ये आपके पास फॉर एग्जांपल है 90, ठीक है जी। तो आपने क्या किया कि पहले 60 उठाए, 60 परसेंट 60 उठाए और मॉडल को ट्रेन कर दिया। मॉडल ट्रेन हो गया तो उसने, ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है, वो पैरामीटर्स को ट्यून करने को कहते हैं। उसने आपको कुछ वैल्यूज दे दी, थीटा नॉट, थीटा वन, ठीक है जी, और लेट्स से कि हमारे पास थीटा टू तक वैल्यूज है, उसने ये ट्यून कर दिया, आपको ये तीन पैरामीटर्स मिल गए, आपकी हाइपोथेसिस की इक्वेशन बन गई एच थीटा ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल थीटा नॉट, जो भी वैल्यू आपको मिली है, या इसको कह लें कि दिस इज 3
ये आप कह दें कि 0.5 एंड इसको कह दें कि ये 1.3 फॉर एग्जाम्पल। तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास 3 प्लस 0.5 x1 प्लस 1.3 x2। समझ आ रही बात की समझ? ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब ये तो हो गया, ये मशीन पहले 60 पे जो आपने रैंडमाइज किए हुए पहले 60 पे ट्रेन हुआ है। अब मशीन को नहीं पता कि आगे जो 30 ये मुझे इनपुट्स देगा, आपने अब ये इनपुट्स देने, आउटपुट नहीं देना, इनपुट्स देने। ठीक है, पहले आप उसको ट्रेन करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी इक्वेशन में फॉर्मूला है कि जिसमें हम कहते हैं कि एच थीटा ऑफ एक्स माइनस एक्स आई माइनस वाई आई होल स्क्वायर, याद है कॉस्ट की इक्वेशन होती थी ना, इसमें y भी हम इंसर्ट कर रहे थे ना कि कितना वो दूर है y से, ओरिजिनल y से। अब उसको y का नहीं पता, तो आप क्या करेंगे कि ये x1 इधर इंसर्ट कर देंगे, x2 उठाएंगे पहले सैंपल का, ठीक है, x2 उठाया, वो यहां इंसर्ट कर दिया, इसने वैल्यू दे दी आपको, फॉर एग्जांपल वो जो वैल्यू आई उससे आपको पता लगा कि दिस इज 1। आपने चेक कर लिया कि वो 1 है भी या नहीं है, कैट है भी या नहीं है, क्योंकि आपको आंसर इसका पता है, उसने 1 दे दिया, आपको आंसर पता है कि ये तो 0 है, क्योंकि यार ये तो गलत इसने प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह इन सेट पे ये जो आपके पास बकाया 30 रहते हैं ना, रिमेनिंग 30, इन 30 पे आप बताएंगे अपने सिस्टम की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है। इस सिस्टम की एक्यूरेसी फॉर एग्जांपल इस 30 में इसने जो है फॉर एग्जांपल 20% जो है वो सही बताए और बाकी 80% गलत बताए, तो आप कहेंगे एक्यूरेसी इज 20%। सो दिस इज नॉट गुड। 20% क्या एक्यूरेसी है, मतलब उसको 100 सैंपल आप देते हो, इनपुट्स आते हैं, वो सिर्फ 20 का सही जवाब देता है, बाकी 80 का गलत जवाब दे रहा है, कैट को डॉग बता रहा है। सो एक्यूरेसी इज नॉट राइट। ठीक है जी, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड इन pandas library you must be using it now, no, not now maybe, because वो so pandas एक लाइब्रेरी है, हमने बात की है पाइथन में, शायद आपको बताओ। ठीक है जी, सो pandas में आप क्या कहते हैं कि आपके पास दिस इज ऑलरेडी, ये जो रैंडम करने का ये सारा तरीका आपके पास पहले से मौजूद है, एंड उसको आप कहते हैं, और ये सैंपल्स उठाने का कि कितने परसेंट सैंपल मैं उठाऊं डेटा सेट से, सो वो रैंडम भी कर देता है, सैंपल भी आप उठा लेते हैं उससे, ठीक, कितने परसेंट चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डेटा फ्रेम बनाया डीएफ के नाम से, उसमें आपने किया कि रीड सीएसवी, इधर करके pd डॉट रीड सीएसवी आप कहते हैं ना कि सीएसवी फाइल कोई डेटा फॉर एग्जांपल उसमें पड़ा हुआ, और आपने रीड करवा लिया, फाइल का नाम लिख दिया यहाँ पे, फिर आपने कहा कि अब जब ये रीड हो गया है तो आप क्या कर दो, इसको कर दो कि सैंपल pd डॉट सैंपल, ठीक है जी, और आपने कहा डीएफ को क्या करना है वो आप देख लेंगे, सैंपल की लाइब्रेरी देख लें, ठीक है, सैंपल फंक्शन देख लें, ठीक है जी, इट्स अ वेरी सिंपल फंक्शन और बड़ा आसान है इसको करना। सो जब आप यूज करेंगे पांडास तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ में देखें कि ये कैसे किया जा सकता है, सो यू नो अबाउट इट। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। Another way of doing it is called k-fold validation. K is representing कि अपने डेटा को कितने हिस्सों में स्प्लिट करना है, ठीक है जी। सो द के फोल्ड वैलिडेशन को या के क्रॉस फोल्ड फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन को फिलहाल आप समझे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस वैलिडेशन इज इक्वल टू योर, इट इज टॉकिंग अबाउट योर टेस्ट डेटा, ठीक है जी। सो वैलिडेशन जहां भी नजर आ रहा है उसको रिप्लेस कर दें विद टेस्ट, तो आपके पास दो चीजें इधर आ जाएंगी, टेस्ट सेट, ट्रेनिंग सेट, ठीक है। एंड हम आगे जाके लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एक और सेट भी होता है, सिर्फ ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट नहीं होता है, इन दोनों के दरमियान एक और सेट भी आता है, डेटा से ही बनाते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन सेट, सीवी से रिप्रेजेंट होता है। बट इन हियर वी हैव, फॉर एग्जांपल दीज आर योर होल डेटा सेट, आपने if I do it like this, all right, we say that this is our whole data set,
ठीक है जी। तो सबसे पहले हमेशा इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस इन मशीन लर्निंग टू रैंडमाइज योर डेटा। ये हम क्यों करते हैं, क्या फायदा होता है, आपके जहन में क्या आ रहा है, क्यों बार बार रैंडमाइज कर रहे हैं डेटा को? इनिशियल डेटा सेट उठाया, रैंडमाइज किया, मशीन को ट्रेन करने से पहले रैंडम का फंक्शन चला लो, क्या आता है जहन में, क्यों करते हैं? एग्जैक्टली कि कोई खास पैटर्न पे, क्योंकि डेटा सेट में यूजुअली ये होता है ना आपके पास कि जो आप कर रही हैं फॉर एग्जांपल काम, उसमें आपने देखा होगा कि बड़े तरतीब से डेटा है। तरतीब ये है कि जब आपके पास फॉर एग्जांपल गाड़ी की वेलोसिटी ये थी, तो वेलोसिटी अगर एक हमारे पास है वेलोसिटी और दूसरा है फॉर एग्जांपल उसका एक्सेलरेशन, उसकी बेस पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल वाई की, हम ऐसे कहें, ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि गाड़ी चल रही है तो वेलोसिटी उसकी बढ़नी है नहीं, ठीक है जी। और वो फॉर एग्जांपल जीरो से स्टार्ट हुई उसकी वेलोसिटी और 100 तक पहुंची, ठीक है। इधर तक बिहेवियर उसका ठीक था और ये एक्सेलरेशन की इधर तक इसके आंसर्स कुछ आ रहे हैं और इधर अचानक कोई और आंसर्स आ रहे हैं और इधर तो बहुत ही कोई अजीब अजीब आंसर्स आ रहे हैं उसके, जब हाई स्पीड पे जाता है उसका बिहेवियर कुछ अजीब हो जाता है। हम ये फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम लाइक दिस। अब हो क्या रहा है कि आपने अगर शफल नहीं किया या रैंडम उसको नहीं किया, तो क्या होगा कि मशीन ट्रेन होगा फॉर एग्जांपल इतने डेटा पे, तो वो तो बड़ा मजेदार ट्रेन हो रहा है, सारा कुछ हो गया, उसको पता ही नहीं कि इधर तो बड़ी अजीब अजीब कोई हरकतें हो रही है, देख रहे हैं ना आप? ठीक है। सो इधर जो है दिस इज टोटली, फॉर एग्जांपल स्पीड बढ़ गया और इधर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि गाड़ी की वाइब्रेशन होती है ना, आप कभी चलाया गाड़ी को आप देखें तो ऑन मोटरवे, जब आपके वो क्या कहते हैं, गाड़ी का वो नहीं होता, व्हील अलाइनमेंट नहीं हुई होती, तो आपकी गाड़ी वबलिंग कर रही होती है। सो इसमें उसको कंसिडर ही नहीं किया है फॉर एग्जांपल, और इधर जो है, इधर ये जो भी है हमारे पास वाई, इधर वो वबलिंग कंसिडर हो रहा है और आपको वाई की वैल्यूज बड़ी अजीब गरीब मिल रही है। सो इसकी बेस पे आपने क्या करना है, मशीन को ट्रेन से आपने परफेक्ट कंडीशंस के लिए कर दिया, आपने वो हाई स्पीड्स पे गए ही नहीं। तो इससे नुकसान ये हुआ कि शफल आपने नहीं किया तो वो इस पे ट्रेन हुआ, जब आप ये टेस्टिंग जब करोगे, टेस्ट डेटा को उठाओगे, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो बड़े अजीब गरीब है। तो हमने क्या कि हमें वो आंसर्स, हमें कुछ और आंसर्स मिल रहे हैं, हमें वो परफेक्ट कंडीशन वाले आंसर्स मिल रहे हैं। सो इस चीज को से बचने के लिए इफ आई रैंडमाइज इट, तो कुछ वैल्यूज इधर की इधर आ जाएंगी, कुछ उधर वाली इधर आ जाएंगी। सो मेरे पास जो ट्रेंड मॉडल होगा उसने सब सिनेरियोस को तकरीबन तकरीबन देखा होगा, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी से के मस्ट बी रैंडम। हाँ। नहीं नहीं, शुरू में आपने पूरे डेटा सेट को रैंडमाइज करना है, ये ट्रेन करने से पहले की बात है। हाँ पहला, हाँ फिर आप पहले 60% उठाओ, पहला वाला जो तरीका है उसके मुताबिक 60% उठाओ। हाँ तो दोबारा तो हम नहीं कर रहे ना, नहीं दोबारा आप क्यों करना चाह रहे हैं उसको रेंडमाइज? ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ हाँ, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं पड़ता है। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है ना कि आपने एक बार रैंडम कर दिया ना, तो उसको नए CSV फाइल में स्टोर कर दें और फिर वो वाला यूज करें। कोड में अगर चेंज भी करते हैं तो इट विल ऑलवेज बी द सेम रैंडमाइज्ड डेटा। या इसमें एक फंक्शन होता है सीड का पाइथन में, ठीक है ना, तो वो उसको बस एक बार रैंडम कर दिया पर छोड़ दिया, फिर वो आप बार बार उसको रैंडम नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पढ़ रहे थे, तो आपके पास इसमें आप ये करेंगे कि ये सारा जो डेटा सेट है आपके पास, सबसे पहले आप उसको के हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, दैट्स व्हाई दे कॉल इट के फोल्ड्स, ठीक है जी। तो के हिस्सों में डिवाइड किया और यूजुअली दिस के
इज इक्वल टू 10 यूजुअली, इट्स अप टू यू आप कैसे करना चाहते हैं, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द लिटरेचर यू विल फाइंड इट एज 10। तो आपने क्या किया कि यू split the data into 10 parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10, ठीक है जी, 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपने क्या किया, ये रैंडमाइज डेटा है, ठीक है, रैंडम कर दिया, उसके बाद आपने ये काम किया। आपने क्या किया कि सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला जो है उसको आपने रखा फॉर वैलिडेशन, या इसको रखा टेस्ट, एज अ टेस्ट सेट, ठीक है जी। सबसे पहले मशीन को आपने ट्रेन किया, जो बकाया 9 हिस्से हैं, इसमें जितना भी डेटा पड़ा हुआ है सारा डेटा उठाया, मशीन को ट्रेन किया और फिर इसको टेस्ट किया ऑन दिस डेटा, ठीक है जी। एंड यू चेक्ड व्हाट इज द एक्यूरेसी, वैलिडेशन या टेस्ट एक्यूरेसी, यस। रैंडमाइज करने के बाद, हाँ रैंडमाइज इनिशियल हमेशा आपका पहला स्टेप होगा रैंडमाइज। रैंडमाइज करने के बाद आपने ये किया, नेक्स्ट आपने ये किया, ये कर दिया, एक्यूरेसी अपने पास लिख ली कि कितनी आई। फिर आपने इस वाले को हिस्सा बना दिया इन नेक्स्ट स्टेप, ये वाला जो पार्ट था इसको ट्रेनिंग डेटा का हिस्सा बना दिया, और इस वाले को आपने वैलिडेशन का हिस्सा बना दिया या टेस्ट का हिस्सा बना दिया। अब मॉडल जो आपका ट्रेन होगा ये और इन सारों पे मिलके, ठीक है जी। एंड दिस विल गो ऑन, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, ऑब्वियसली 10 हिस्सों में तकसीम किया है, तो इस तरह भी आप 10 पार्ट्स में जाओगे, ठीक है जी। और आपने देख लेना है कि आपके पास फाइनल एक्यूरेसी क्या आ रही है, समझ आ रही है बात? तो इसमें आपने हर एक के लिए, हर एक जो राउंड है इसके लिए एक नया स्टार्ट लेना। आपने अगर पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ रैंडम चूज कर ली, तो हमेशा बाकियों के स्टार्ट के लिए भी वही चूज करनी पड़ेगी, बिकॉज यू वांट टू चेक द एक्यूरेसी फॉर ईच वन, ठीक है। सो इसमें आपके पास आपको एक्यूरेसी तो पता लग जाता है, और फाइनल एक्यूरेसी जो होता है वो हर राउंड की आप जो है वो करते हैं, क्या नाम है उसका, एवरेज ले लेते हैं, तो आपको एक एक्यूरेसी फाइनल इसकी मिल जाती है कि ऑन एवरेज मेरा जो मॉडल है इसकी एक्यूरेसी इतनी है। और इसको आपको ये भी पता लग रहा है कि ओवर फिटिंग तो नहीं हो रही, अगर एक्यूरेसी बहुत कम है सो यू शुड नो कि एवरेज एवरेज जो इसका निकलता है, अगर एवरेज बहुत कम निकल रहा है तो आप कहते हैं कि देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद द एक्यूरेसी, या आपके पास जो ओवर फिटिंग की कंडीशन है शायद उस तरफ आप चले गए, ठीक है जी। सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, टू वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है जी। सो दिस वन इज टेकन फ्रॉम दिस सोर्स, सो ये जरा देख लीजिएगा, इट हैज अ मैटलैब कोड फॉर इट, सो इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि वो कैसे काम कर रहा है, सो रीड इट अ बिट, ठीक है। अच्छा जी, सो ट्रेनिंग एरर वर्सेस टेस्ट एरर। सो ट्रेनिंग एरर जो है हमारे पास, आ, उसको रिड्यूस करना आसान है, बिकॉज मशीन को भी पता है, आपको भी पता है, उसमें रिड्यूस्ड एरर आपको मिल जाएंगे। ओवरफिट के केस में तो एरर 0 पे चला जाएगा, ठीक है जी। बट जो अच्छा मेजर है आपकी एक्यूरेसी, जो हम एक्यूरेसी की बात करते हैं सिस्टम की या मॉडल की, सो वो आपको बेहतर बताता है आपकी टेस्ट सेट जो है। तो टेस्ट सेट का जो एरर होता है कि वो आपको कितना एरर उस मिल रहा है, सो वो एरर जो है वो एक मेजरमेंट के लिहाज से बेहतर होता है, जितना वो एरर कम होगा एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। तो आप जो है टेस्ट एरर जो है वो एक अच्छे उसको वो करते हैं, समझते हैं, उसको एक अच्छा मेजर समझते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट टेस्ट डेटा इज नॉट टच्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जिस तरह मैंने बात की कि जो आपके पास डेटा है उसमें जो ट्रेनिंग डेटा है, आई नो इट, मशीन नोज इट, बट द टेस्ट डेटा शुड नॉट बी गिवन टू, आप जो रैंडमाइज हम कर रहे हैं चीज़ों को इसलिए करें, रैंडम आपने कर लिया, मशीन को ट्रेन कर दिया, 60% या 2/3 जो हिस्सा है डेटा का उस पर आपने उसको ट्रेन कर दिया, बट द इशू इज कि आपने वो डेटा जो आपने जिसको ट्रेन कर दिया वो दोबारा यूज नहीं करना है, या आपने टेस्ट डेटा में जो यूज कर रहे हैं वो डेटा ट्रेनिंग डेटा का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो अलग से टोटली कंप्लीटली अलग, वो सिर्फ आपको पता है कि ये डेटा मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास
अब इस चीज को समझते हैं जो हमने बात की थी हाई बायस हाई वेरिएंस की कि वो क्या होगा. तो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस sort of this data नॉट द डेटा जो ये ग्राफ अभी देख रहे हैं आपके पास कुछ प्लॉटिंग हमने की है. हमने कहा कि जो इनिशियल हमारे पास था जो अंडर फिट केस था इफ यू रिमेंबर राइट. ठीक है आपके पास इधर मैं ड्रॉ करता हूं एंड देन आई एक्सप्लेन दैट वन वो क्या है. फॉर एग्जांपल इनिशियली आई हैव सम डेटा जो फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई और मेरे पास वो जो डेटा है वो कुछ यू है. ठीक है जी कुछ यू. अच्छा आपने क्या किया कि आपने इसको अगर हम प्लॉट करें आप लीनियर मॉडल यूज कर रहे हैं. ठीक है जी और ये कुछ फिट इन हुआ कुछ दिस इज योर हाइपोथेसिस. सो यू सी कि हाउ फार आई एम फ्रॉम दिस लाइन this this one here this one here this one. So you will get some error अगर हम उसकी बात करें जो कॉस्ट में हमारे पास होता है h of theta minus y. सो इससे कुछ वैल्यू हमें मिलेगी. अगर ये ज्यादा वैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली इट इज इक्वल टू कॉस्ट लेकिन 1/2m करके रिमेंबर राइट. ठीक है जी. अच्छा अब ये आपके पास है. नाउ इफ यू लुक एट इट सो यू आर गेटिंग सम वैल्यू आउट ऑफ इट बिकॉज ये माइनस होके आपके पास कुछ वैल्यू दे रहा है और वो इक्वल टू जीरो नहीं है. सो इस केस में हम कहते हैं कि दिस इज एन अंडर फिट सिनेरियो एंड वी आर गेटिंग सम वैल्यू ऑफ एरर. सो हम कहते हैं कि हमारे पास when degree of polynomial was 1 so our error was somewhere quite high. ठीक है जी. फिर आप आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं इसको आपने सेकंड ऑर्डर में चेंज. ठीक है जी. अब आपके पास जो है जो बना डेटा वो कुछ नहीं आया. ठीक है जी. सो इसमें आपके पास इससे एरर थोड़ा कम हो गया. फिर आप ज्यादा करते गए और जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ रहा है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम ओवरफिट वाले जो केस में हमने देखा कि मैपिंग बड़ी अच्छी हो रही है तो सारा डेटा जो है वो हम क्रॉस कर रहे हैं और हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ठीक है जी. सो द ग्रीन वन इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरफिट केस और हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो आ रहा है. सो यू सी हियर द लास्ट क्रॉसेस आर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो. नाउ दैट्स फाइन. ठीक है जी यहां तक बात ठीक है. अब हम जरा इसको देखते हैं कि जब नया ये हमने किया these lines green red and blue we are getting it for the test data for the training data that we have. So now for the training data what will happen, for example new samples come in जो आपके पास ट्रेनिंग डेटा है और उसमें आपके पास जो नया डेटा आ रहा है वो कुछ यू आ रहा है. उसको मैं डॉट सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ. फॉर एग्जांपल वो कुछ यू करके आ रहा है. ठीक है जी. अब क्या होगा यहाँ पे. अब आपके पास आप देखेंगे कि जब ये डेटा आया नया डेटा. ठीक है जी. ठीक है. अच्छा अब हुआ क्या. अब इसको जरा ये सर्कल्स को कंपेयर करें पहले रेड लाइन से. तो अब हम देखते हैं कि रेड लाइन से कितना दूर है ये सर्कल्स. सो अगर हम देखें ये यहाँ पे है ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंड सो ऑन अगर ये आगे जाए तो. ठीक है. सो हमारे पास शायद कॉस्ट जो है या ये एरर जो है ये हमारे पास अब भी ज्यादा है. पहले भी ज्यादा था अब भी ज्यादा है. सो इन हियर इन दिस वन if I
join these, ये जो है ना, ऑलरेडी मेरे पास जो मेरे लाइंस हैं, मैं इसको पहले इसको कर देता हूँ कि ये मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है फॉर माय टेस्ट ट्रेनिंग डेटा, ये ट्रेनिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हुआ ये कि मेरे पास जो सर्कल आया, मैंने जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये ग्राफ, ठीक है, समझ आ रही है बात। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ा, आप देख रहे हैं कि डेटा बेहतर फिट हो रहा है, सेकंड ऑर्डर शायद थर्ड में इससे भी बेहतर हो जाए, तो मैं कहता हूं कि सेकंड में ये कॉस्ट जो है आपके पास ये इधर आ गई, फॉर एग्जांपल समझ रहे जितना मैं कर रहा हूं। लेकिन होगा क्या, जितना नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो रहा है, ज्यादा एरर्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज आप देख रहे हैं, अपने ग्रीन वाले से देखो इसको कितना दूर हो गया, इसको ग्रीन वाले से देखो, ग्रीन का है ऊपर, हाँ यहाँ, ठीक है, इसको ग्रीन वाले से, इसको ग्रीन से, इसको ग्रीन से, ठीक है जी, इसको ग्रीन से कितना दूर है, ठीक है जी, ये कितना दूर है, ये वाला कितना दूर हो गया, मतलब पता नहीं ग्रीन कहाँ पे, बोर्ड से भी शायद बाहर है, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि अब अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, सो इफ आई ज्वाइन इट I might get something like this. As the number of yes. इसके ऑपोजिट तो आपने पहले लेवल करना है। नहीं, इसके ऑपोजिट किस तरह? मतलब ये नीचे से इतना शुरू होगा जितना पॉलिनोमियल का ऑर्डर बढ़ता जाएगा। हाँ। तो ये एरर उतना ज्यादा बढ़ेगा ना। जितना पॉलिन हाँ, और एरर बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है। On why we have error? नहीं सर, फर्स्ट ऑर्डर से काम नहीं होता है। नहीं, फर्स्ट ऑर्डर पे अंडरफिट सिनेरियो है ना, वो अंडरफिट में वैसे भी एरर आता है और आपके नए ट्रेनिंग डेटा में भी एरर आएगा, टेस्ट पे, ठीक है, टेस्ट पे भी एरर आएगा, ठीक है, लेकिन ये कि वो करीब करीब होंगे, इतना उनमें दूरी नहीं होगी। अगर ट्रेनिंग पे आपको एरर मिला, कुछ एरर, एवरेज ऑफ एरर कुछ मिल रहा है, तो आपको जो है उसमें भी टेस्ट पे एरर मिल रहा होगा अच्छा खासा, ठीक है, हाई एरर में। लेकिन अगर हम देखें तो जितना ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ रहा है तो दोनों आपके करीब करीब जा रहे हैं, दोनों का ठीक ही आ रहा है, नए सैंपल्स आ रहे हैं, जितना एरर उसका आ रहा था इसका भी इतना ही आ रहा है तकरीबन, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आपके पास जब ओवरफिट की तरफ गए तो ये शूट कर गया, उसका एरर, उसमें एरर, उसमें तो आपके पास बिल्कुल एरर जीरो आ रहा था क्योंकि हर पॉइंट से वो गुजर रहा था। लेकिन रियलिटी क्या हो रहा है उसका, जब आप नए डेटा सेट उसको मिलता है टेस्ट डेटा, तो वो आपके पास एरर काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो होता है, ये जो पार्ट जब आपके पास योर टेस्ट डेटा एंड ट्रेनिंग डेटा एरर्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है जी, तो इस पार्ट को हम कहते हैं हाई बायस। और ये हाई बायस आपको कब मिलता है, ये आपको मिलता है, ये इसमें बायस बायस लिहाज से कि कुछ फेवर हो रहा है, मींस के उसमें जो हालत थी वो इसकी में भी है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर वी हैव अ वेरी हाई बायस and here we say we have a very high variance. Why high variance? Because if we look at it on the right side, when we have a very high क्या कहते हैं, बल्कि इधर मैं कर बना लेता हूँ कि आप कल देखें तो आपको पता हो कि फॉर एग्जाम्पल दिस वाज लाइक दिस, ठीक है जी, एंड फॉर योर टेस्ट डेटा, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। तो इधर हम देखें तो दिस इज हाई बायस, ठीक है जी, एंड दिस वन हियर इज हाई वेरिएंस। तो हाई वेरिएंस क्यों है? बिकॉज द ट्रेनिंग डेटा उस पे जीरो आपके पास बिल्कुल कम एरर है, बट ऑन योर टेस्ट डेटा too much and they are very much apart from each other, so that's why we say here we have very high variance, ठीक है जी, getting the point right कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई हाई बायस या वेरिएंस का पूछें तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों होता है या क्यों इसको हाई बायस या हाई वेरिएंस कहते हैं। So this is what we have got here. So I told you for time being just
क्रॉस वैलिडेशन को टेस्ट ही समझें, दिस इज टेस्ट एरर, ठीक है। सो व्हाट वी टॉक्ड अबाउट इज हियर एज वेल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ओवरफिटिंग को कैसे, ओवरफिटिंग इश्यूज आएंगे आपको, ठीक है। जब आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग को इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी कोई मॉडल जनरेट करने के लिए, आपको ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आएगी। इन ओवरफिटिंग को कैसे एड्रेस किया जाता है, नंबर वन, या तो ये कर दो भाई कि आप जो है आपके जो फीचर्स हैं, एक एक फीचर को देखो कि भाई मैंने कौन से फीचर्स रखने हैं, कौन से जरूरी हैं, कौन से गैर जरूरी है। गैर जरूरी को हटा दो, जरूरी को रहने दो, एक तो ये तरीका है, ठीक है, मैनुअली। लेकिन जस्ट इमेजिन इफ यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फीचर जिस पे आप काम कर रहे हैं, और आप ये कहें कि यार अगर ये हटा दिया, वो कंफ्यूजन भी हो जाती है कि अगर ये हटा दिया और मेरा मॉडल अच्छा काम ना करे, मुझे तो ये गैर जरूरी लग रहा है लेकिन शायद ये जरूरी हो, मॉडल प्रिडिक्शन में इसका रोल हो, तो ये इश्यूज आ सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज मॉडल सिलेक्शन एल्गोरिथम, वो आगे कोर्स में आएगा। वो ऑटोमेटिकली ये करता है कि जो फीचर्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है मॉडल प्रिडिक्शन में या मॉडल जनरेशन में, ठीक है जी, तो वो क्या कर देता है कि उनको जरूरी को छोड़ देता है और गैर जरूरी को हटा देता है। कैसे हटाता है, विल सी लेटर कि कैसे हो। एंड देन अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज कॉल्ड रेगुलराइजेशन, कि सारे फीचर्स रखो लेकिन उनकी वेटेजेस को जो है रिड्यूस, सबके वेटेजेस को रिड्यूस कर दो, ठीक है। जिस तरह हम वो करते थे ना फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग अगर आप लोग को याद हो तो उसमें हमने किया था। सो वो क्या कर रहे थे, बट रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर्स, so knows well, works well when we have a lot of features, each of which contributes a bit to predicting y। ये रेगुलराइजेशन जब हम आप करेंगे ना, अभी हम देखेंगे भी इसको, तो ये जब, और ये काम करता है फॉर ओवरफिट प्रॉब्लम्स, ठीक है जी, ओवरफिटिंग को हटाने के लिए। आपके पास फॉर एग्जांपल इफ दिस लुक्स लाइक दिस, आप देखेंगे कि विद रेगुलराइजेशन वी कैन समहाउ इसकी वेरिएशंस को हम कम कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मतलब ये जो ब्लैक वाला मैंने अभी बनाया है, ठीक है जी, आपने इसकी वेरिएशंस को कम कर दिया। ये वेरिएशंस किस वजह से आ रही हैं, बिकॉज ऑफ द हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल। और हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं कि आपके पास इफ यू हैव थीटा, फॉर एग्जांपल थीटा 3x क्यूब, x की वैल्यू अगर 3 थी तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 9, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। सो 9 ऑलरेडी बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, और अब अगर वो एक छोटी सी वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये वैल्यू इस टर्म से सिर्फ वैल्यू आ जाती है 18, और ये 18 कंट्रीब्यूट कर रहा है h थीटा ऑफ x में, क्योंकि h थीटा ऑफ x इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1x प्लस कहीं पे 18 भी आएगा, 18 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। सो अब हमारा जो काम है वो ये है कि किसी तरीके से इधर जो है, अगर मैं फीचर्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, लेकिन ये तो मेरे कंट्रोल में है ना, ये तो मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है पैरामीटर्स की वैल्यू को। तो पैरामीटर की वैल्यू को कुछ इस तरह कर दूं कि ये जितनी छोटी वैल्यू होगी 1 से कम होगी, मिसाल जस्ट इमेजिन इफ इट इज 0.1, तो अब 0.1 मल्टीप्लाई बाय 9 करो ना, वो इसको 0.9 कर देगा। जस्ट इमेजिन पहले ये 2 था तो इस पूरे टर्म को 18 बन रहा था, अब ये पूरा टर्म 0.9 बन रहा है, कितना फर्क आया, ठीक है जी। तो ये रेगुलराइजेशन है, लेकिन ये होती किस तरह है, we'll discuss it, ठीक है जी। अच्छा, सो रेगुलराइजेशन जो है उसमें हमारे पास when we are dealing with रिग्रेशन मॉडल्स जो आपने पढ़े, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है जी। इफ वी आर डीलिंग विद इट, सो वी कॉल इट रिज, देन वी यूज द मॉडल्स कॉल्ड रिज एंड लैसो रिग्रेशन। ये दो मॉडल्स हैं, रिज एंड लैसो, पढ़ा हुआ है आपने? अच्छा जी, रेगुलराइजेशन तो पढ़ी है, तो ये किस तरह, ये तो अगर पढ़ी है तो ये पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, ये नाम नहीं पता होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, चले देख लेते हैं। ऑलराइट, सो पढ़ी होगी, चलिए हम रेगुलराइजेशन तो पढ़ी है ना, हाँ फिर ये पढ़ी होगी,
ये स्टार्ट यही से होती है रेगुलराइजेशन। हाँ ठीक है चलो। ऑलराइट सो रिज और लैसो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक आ गया दूसरा भी आपको आ गया, ठीक है जी। तो एक को समझे, दूसरा फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क है। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिज रिग्रेशन, ठीक है जी। सो रिज रिग्रेशन जो है इसको आप कहते हैं, अगर बुक्स पढ़ेंगे, L2 रेगुलराइजेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। सो दोनों अगर बुक्स पढ़ते हैं और आपको ये नाम कहीं पे मिलता है रिज रिग्रेशन या L2 रेगुलराइजेशन, तो समझ जाए कि एक चीज की बात हो रही है, ठीक है जी। L2 इसको क्यों कहते हैं, विल लुक एट इट, ठीक है जी। अच्छा अब एक एग्जांपल देखें कि हमारे पास एक सिनेरियो है, ये दो सिनेरियो है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक में आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दूसरा आपको क्या नजर आ रहा है, हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल है, ऑर्डर 4 तक गए में। इन दोनों को अगर हम ड्रॉ करते हैं, कि अगर मैं कहूं कि मैं इसको ड्रॉ करता हूं कि ये मेरा हाइपोथेसिस कैसे दिखेगा, तो मुझे पता है कि कुछ यूं दिखेगा शायद, ठीक है जी। और इस वाले को अगर मैं कहूं तो शायद कि कुछ यूं दिखे, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, शायद यूं, ठीक है जी। इसमें जो राइट वाला केस है, वी से कि दिस इज overfitting problem, and on the left we say कि that's the perfect solution according to जो मुझे दिख रहा है, ठीक है जी। आई डोंट नो कि टेस्ट डेटा क्या है, लेकिन जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है उस पर ऐसा कुछ बन रहा है। अब इस हम जो रेगुलराइजेशन करते हैं वो हम करते हैं ओवरफिट प्रॉब्लम्स की। सो forget about that one on the left one and let's assume this one। अब इसमें बिफोर वी गो के इन द डिटेल्स, तो हम कहते हैं कि हमारे पास, लेट्स अज्यूम कि हमारा जो कॉस्ट फंक्शन होता है उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहले उसको तो हम देख लें, ठीक है जी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी हैव टू मिनिमाइज दिस कॉस्ट फंक्शन फॉर द पैरामीटर्स दैट वी हैव टू चूज, ठीक है। और फिर हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, 1/2m summation I is equal to 1 to m, फिर x थीटा x of I, ठीक है जी, माइनस y of I होल स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा अब इस कॉस्ट की वैल्यू को देखें कि इस पे क्या असर होगा, कि अगर मैं प्लस कोई बहुत बड़ी वैल्यू, मैं कहता हूं कि लेट्स से कि मेरे पास उधर जिस तरह लिखा हुआ है कि 1000 और कोई पैरामीटर, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि अगर अगर मैंने इसको यूं बनाना है, इसको यूं बनाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इन दोनों दो जो टर्म्स है इससे छुटकारा चाहिए। इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे या तो जो थीटा 3 है या थीटा 4 है, इनकी वैल्यू को, बल्कि दोनों की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, या x की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। x की वैल्यू को तो मैं कर नहीं सकता, इससे अपने आप को छुड़ाने के लिए मुझे थीटा की वैल्यू को जीरो करना होगा, किस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि लेट्स अज्यूम कि मैं ऐसे कर लेता हूं कि थीटा 3 स्क्वायर प्लस बहुत बड़ी वैल्यू थीटा 4 स्क्वायर, ये मैंने इसके साथ ऐड कर लिया। अब इससे आपको क्या लग रहा है कि ये क्या करेगा, इसका इफेक्ट क्या होगा कॉस्ट पे, कॉस्ट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, ये मैंने अगर ऐड कर दिया इस टर्म के साथ, ऐड कर कॉस्ट की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, नहीं अभी तो हमने कम नहीं किया ना, हम तो कहते हैं कि थीटा 3 थीटा 4 वही है जो आपने शुरू में जो अज्यूम किया।
हाँ, जब ये इस टर्म के साथ कोई प्लस कोई चीज ऐड हो रही है और थीटा का स्क्वायर है, थीटा 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर वैल्यूज हैं और वो मल्टीप्लाई हो रही है कोई बहुत बड़ी वैल्यू के साथ, तो कॉस्ट ने ऑटोमेटिकली इधर शूट अप कर जाना। ठीक है, अब आपका मॉडल जो है, जो ग्रेडियंट डिसेंट आप चलाएंगे, तो ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या होता है? हर बार वो थीटा को की वैल्यूज को ऐसे चूज करता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, ऐसे ही करता है ना। और आप हर बार उसको इक्वेशन को आपने मॉडिफाई कर दिया, इधर ये कर दिया आपने हर बार कॉस्ट की जो इक्वेशन उसमें लिख रहे हैं ना, आप अभी जो असाइनमेंट भी कर रहे हैं, उसमें आपने बस ये दो टर्म्स ऐड कर दिए, जिसको कम करना है उसकी तो बहुत बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई विद दैट। ठीक है जी, ये क्या कर देगा? ये इसके जो आपका ग्रेडियंट डिसेंट चलेगा, या कोई भी अगर आप मैनुअली भी इसको कर रहे हैं, तो इसको कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दो चीजें ऐड हो रही है इसके साथ, तो आपको ये करना होगा कि मुझे इधर ये थीटा 3 और थीटा 4, इसको तो मैं नहीं छेड़ सकता, दिस 1000 इज फिक्स्ड, ये तो मैंने बस कोई कांस्टेंट लगा दिया है, बट आई हैव अ कंट्रोल ऑन थीटा 3 एंड थीटा 4। अब मुझे इसको किसी तरीके से कम करना पड़ेगा, कि मैं क्या करूं, इस कॉस्ट को किस तरीके से कम कर सकूं कि ये टर्म्स जो ऐड हो रही है, इतनी बड़े बड़े टर्म्स, ये जीरो हो जाए। तो जब अगले आइटरेशन में ट्यून होगा ये, तो ये क्या करेगा, ये थीटा 3 की वैल्यू को जब अपडेट करेगा, तो जो इधर वैल्यू थी उससे थोड़ी कम कर देगा, थीटा 4 की इधर जो वैल्यू थी उससे थोड़ी कम कर देगा। अब होगा क्या कि जब ये बार बार चलेगा चलेगा चलेगा, तो इन द एंड कॉस्ट को कम करने के लिए इसको मजबूरन ये जो दो वैल्यूज हैं इनको बहुत कम करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो उसको कर देगा, कि मेरी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए। तो एंड में जब ये होगा तो इसकी वैल्यू जो बहुत कम हो जाएगी, तो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन सारे थीटाज आएंगे, थीटा नॉट की कुछ वैल्यू आ जाएगी, थीटा 1 ट्यून हो गया, थीटा 2 ट्यून हो गया, कुछ वैल्यू आ गई, लेकिन थीटा 3 ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, थीटा 4 ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आपकी जो हाइपोथेसिस में मैं अगर इधर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो वैल्यू थीटा 3 की जगह डाल दूं, थीटा 4 की जगह ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो कर दूं, तो ये इक्वेशंस की वेट, इसकी जो वो है ना हाइपोथेसिस में जो इसका रोल है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड यू विल गेट ओनली दिस पार्ट ऑफ इट। ये हम फीचर रिडक्शन कर रहे हैं? नहीं, ये फीचर रिडक्शन नहीं, इसको कहते हैं रेगुलराइजेशन। फीचर्स के साथ तो हम छेड़ ही नहीं रहे, फीचर्स के इम्पैक्ट को कम करें, मतलब फीचर्स, एक तो फीचर रिडक्शन होता है ना, फीचर रिडक्शन ये कि फीचर्स को बिल्कुल हटा ही दो, कि ये फीचर इसका हिस्सा ही नहीं होंगे, मतलब अगर यहाँ होता थीटा 1 x1 थीटा 2 x2 थीटा 3 x3, तो x3 वाला फीचर नहीं चाहिए तो वहां डाल के टर्म ही खत्म। सही है, मेरी वैल्यू जो ऐड की नहीं है, ये आपके पास जो उसका वेट है, वेट एक फीचर है, उसका वेट है, उस वेट की वैल्यू को इतना कम कर दें कि इस फीचर का जो है ना उसका आउटपुट में इंपैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाए। नहीं, वो समझा रही, लेकिन वो जो हमने कोर्स कैलकुलेट करी ना 1000 जो हमने ऐड किए, ये क्या चीज है? ये कांस्टेंट, ये मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि इफ दिस वैल्यू, अगर ये 1000 ना होता, इसको मैं कर देता 0.1 फॉर एग्जांपल, या अगर अगर चले इसको ऐसे समझ लें कि अगर ये वैल्यू होती फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, 0.01 कर ले, ये भी 0.01 कर ले, ठीक है, तो फिर आपके पास ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाती, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो जाती, और आपके पास वही कॉस्ट आता, वही नॉर्मल जो आप कर रहे हैं अभी तक। इसकी वैल्यू अगर बहुत बड़ी होगी, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो है वो भी आगे आएगा भी, तो वो जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो उसका रोल बिल्कुल खत्म कर देता है, उसको इक्वल टू जीरो कर देता है, जिसके साथ ये अभी थीटा 3 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो ये इसको जीरो कर देगा, और ये वाला थीटा 4 को जीरो कर देगा, तो आपके हाइपोथेसिस होगा इसमें इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होगी, जिसके साथ भी आपने किया है, ठीक है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, यूजुअली हम इतनी बड़ी के साथ नहीं करते हैं, बिकॉज हमने हमने इसको जीरो नहीं करना, हमने इसके वेट को कम करना है, कि इधर कुछ वेट हो, तो हम तो कहते हैं रेगुलराइजेशन में हम कहते हैं, तो समझाना था कि इक्वेशन क्या क्या है। इन रेगुलराइजेशन यू विल सी कि we'll keep this value, ये 1000 between 0 and 1,
इम्पैक्ट कम करने के लिए। तो ये क्या करेगा कि वो जो आपके पास ये जो यहाँ पे ये इस तरह ओवरफिटिंग का सिनेरियो आ रहा है ना, इसको कुछ शायद यूं कर दे, शायद कुछ यूं। समझ आ रही है कुछ? जी जी। अगर ये सारे फीचर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि ये इनको आप करते हैं वेटेज कम कर कोई से दो तीन फीचर्स। नहीं, ये एक्चुअली वेटेज को इस सेंस में इसको ना लेना। ये आप जब हम रेगुलराइजेशन भी पढ़ेंगे ना, तो आप इस तरह नहीं करते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत कम वैल्यू चूज कर ली। इसकी वैल्यू बिटवीन 0 और 1 चूज करते हैं और आप देखते हैं कि किस से एक्यूरेसी बढ़ रही है। ये जो वैल्यू है ना 1000 जो नजर आ रहा है, इसको बिटवीन 0 और 1, पहले आप 0 पॉइंट बहुत छोटी वैल्यू लेते हैं, 0 के करीब के, इसका इम्पैक्ट है ही नहीं। हम कहते हैं ना 0 के करीब हो तो बस ये मल्टीप्लाई विद 0, तो ऑलमोस्ट ये टर्म 0 हो गया ना। उससे स्टार्ट लेते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं और एक्यूरेसी देखते हैं सिस्टम की कि वो टेस्ट जो डेटा है उस पर एक्यूरेसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। तो ये उसके लिए होता है और इसको हम कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स। ये जो नजर आ रहा है ना 1000 ये आप देखेंगे, इसको एज ए कांस्टेंट लेंगे, इसको हम कहेंगे अभी थोड़ी देर बाद रेगुलराइजेशन पैरामीटर। और मशीन लर्निंग में एक टर्म होता है हाइपर पैरामीटर्स, जो इम्पैक्ट जिनका इम्पैक्ट होता है इन प्रिडिक्शन। ठीक है, उसकी वैल्यू को आपने ट्यून करना होता है। ठीक है, तो ये जो है ये वो कांस्टेंट होता है, ये हाइपर पैरामीटर है जो आपको क्या करके दे रहा है, रेगुलराइज करके दे रहा है एक्यूरेसी टेस्ट की। फिर एक्यूरेसी आप देखते हैं टेस्ट डेटा की, जो भी हमने बात की थोड़ी देर पहले। लेकिन ये होता किस तरह है, ये इनफैक्ट होता कुछ नहीं। अब इक्वेशन आपकी कॉस्ट की जरा देखें क्या हो गई, समझ आ रही है कुछ? कि हमेशा ये याद रखें, इन मशीन लर्निंग ऑलवेज गो टूवर्ड्स सिंपल हाइपोथेसिस। The more simpler the hypothesis, the more few chances there are कि आपके पास इसमें एरर्स होंगे काफी ज्यादा। आपके पास एक्यूरेसी अच्छी आएगी सिंपलर हाइपोथेसिस की। सिंपलर हाइपोथेसिस से मुराद क्या है? इफ फॉर एग्जांपल यू हैव वन दिस हाइपोथेसिस ओवरफिटिंग वाला, और उसको थोड़ा सा उसकी वेरिएशंस कम कर दी आपने, ऐसे कर दिया, सो ये सिंपलर हाइपोथेसिस हो गया। सो द मोर सिंपलर, ठीक है, द बेटर इट इज। ये आप देखेंगे इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट केसेस दैट यू विल बी डीलिंग, सो उसमें आपके पास जो हाइपोथेसिस होगी सिंपलर विल वर्क बेटर। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास इट इज लेस प्रोन टू ओवरफिटिंग। ठीक है जी। अगर आपके पास पैरामीटर्स की वैल्यू छोटी है, मींस के थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 2, इसकी वैल्यूज छोटी हैं, तो ये ओवरफिटिंग से आपको बचाएगा। क्यों बचाएगा? बिकॉज उधर जो आपके पास फीचर्स के स्क्वायर, क्यूब और 4 टाइम रेज टू द पावर 4 हो रहे हैं, उसके इम्पैक्ट को ये कम करेगा क्योंकि इसकी वैल्यूज छोटी है। अदरवाइज तो वो बड़ी वेरिएशंस आ जाएंगी। सो आपके पास जो ये इक्वेशन बन रही है आपके पास, द रेगुलराइज्ड कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलराइजेशन का जो ये पैरामीटर आपने ऐड किया, ये लैम्डा इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट यू आर डूइंग हियर, 1000 और 1000। ठीक है जी, ये वो कांस्टेंट। फिर समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n। अब समेशन को देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 टू n। अब इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स सी। एंड so this is j, right? J is equal to 1 to n and theta j square. Up, if you look at it here, so it is starting from 1. So what am I missing here? कौन सा? Theta naught. I'm missing theta naught here. So in ridge regression or L2 regularization, they say that it is applied on the slope. Slope का square. L2 is representing the square. ठीक है जी? किसका square? From 1 to n, and this parameter starting from 1 up till the last parameter. Yes. हाँ, इसके तरीके हैं, एक ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, लेकिन इनिशियली फॉर लर्निंग जो भी हम कर रहे हैं, आपने खुद चूज करना है। खुद चूज करें, एक्यूरेसी फाइंड करें कितनी है। अभी थोड़ा बढ़ाएं, फिर देखें 0.01 से स्टार्ट करें, 0.03 करें,
0.06 करें, 0.09 करें, हाँ 0 और 1 के दरमियान, ठीक है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अदरवाइज अगर आपने कुछ पैरामीटर बिल्कुल खत्म करने हो सारे, फिर बढ़ा दें, फिर इसकी वैल्यू को काफी ऊपर ले जाए। आई विल शो यू, आई हैव अ कोड फॉर इट। आई जस्ट विल प्ले विद लैम्डा एंड सी के क्या हो रहा है, एंड यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। So this term is called regularization term, and the lambda is called regularization parameter. ठीक है जी. So let's take a break and then